हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने डीपीपी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या बोल रहा है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ कितना है, एल लेमडा है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए बाय एल और इनटू कितना x प्लस एल आई कैप, वेयर a इज अ कांस्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स इन माइक्रो न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है, वो भी किसमें, माइक्रो न्यूटन में, ऑन द लूप इफ l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और a इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम एंड चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक ए बी सी डी ऑफ है जिसके मतलब इस एल लेंथ का एक वायर है, मतलब जो रेक्टेंगुलर के फॉर्मेट में बनाया, सॉरी स्क्वायर के फॉर्मेट में डिजाइन किया हुआ है, जिसमें टोटल जो चार्ज है वो मेरे पास कितना है, चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा है। कैसा है, लेमडा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में मेंशन कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, बट वेरी कर रहा है, बट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू a बाय एल इंटू एक्स प्लस ऑफ एल कितना है, आई के, इस तरह से मेंशन। ठीक। तो एक बात आप समझिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड जाएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास इस पूरे वायर के लिए कैसा, इस पूरे वायर के लिए मेरे पास कैसा होगा, सेम होते चला जाएगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मुझे फोर्स भी तो फाइंड करना पड़ेगा, तो फोर्स जो AB पे आएगा एक्चुअल में वो चार्ज इनटू ऑफ मेरे पास कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पूरे वायर के लिए मेरे पास इस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ है। तो पूरे वो वायर के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यूएशन मिलेगी एक्चुअल में ए बाय एल, और एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल प्लस ऑफ एल हुआ और ये आई कैप हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ, ए बाय ओ, ए बाय ये कितना हो गया हमारे पास एल, और ये इनटू कितना हो गया 2l आई कैप, और एल एल कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास सिर्फ 2a मिलेगा, वो भी आई कैप। मतलब ए बी लेंथ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ मेरे पास 2a मिलेगा, क्योंकि ये कैसा परपेंडिकुलर ऑफ है इस डिस्टेंस के, तो इसकी x की वैल्यूएशन वेरी नहीं कर रहा। सिमिलर अगर मेरे पास इसमें फोर्स देखा जाए ए बी पे, तो फोर्स जो एक्चुअल में होगा वो चार्ज इनटू ऑफ मेरे पास कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी और चार्ज एट ए बी, ठीक। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मेंशन है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय ऑफ एल मेंशन। चार्ज सभी में कैसा होगा, सेम ही होगा। तो अगर डेंसिटी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो चार्जेस भी सभी में कैसे होंगे, सेम होंगे, क्योंकि वैल्यू लैम्डा डॉट ऑफ एल आप हमेशा हर साइड में आप पुट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास सभी लेंथ, सभी साइड की लेंथ भी सेम है, तो चार्ज सेम ही होगा। तो एफ ए की जो वैल्यू मिलेगी वो हम, सॉरी क्यू ए बी की जो वैल्यू मिल रही होगी वो कितनी हो गई हमारे पास, लैम्डा डॉट ऑफ एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी की वैल्यू जो मिलेगी वो 2a मिल जाएगी। तो जहां पर हमें देखने को मिलेगा 2a एल डॉट ऑफ लैम्डा, ये फोर्स ऑफ किस पे है, ए बी पे है। फोर्स से तो पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। ये ए बी की वैल्यू आ गई, जबकि क्वेश्चन में हमें सभी चीज ये इसी फॉर्मेट में गिवन है, ए बी के लिए आ गया। सिमिलर ओ अगर मैं फोर्स ऑन सी डी फाइंड करूं, अब मैं जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो क्यू सी डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट कौन सा, सी डी। क्यू सी डी की वैल्यू चार्ज सभी में सेम ही होगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी और लेंथ दोनों का कैसा है, सेम। ईसीडी की वैल्यू में अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, ओरिजिन पॉइंट से सीडी की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 2l है। ये ईसीडी की वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो a बाय एल इंटू एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2l प्लस ऑफ एल हो जाएगा। जहां से एल एल कैंसिल आउट हो गया तो लेमडा, और ये कितना हो गया, 3a डॉट ऑफ एल हो गया। तो जहां पर से ये कितना हो गया, 3a l डॉट ऑफ लेमडा, ये पोर्शन कौन सा हमारे पास, सी डी वेक्टर की वैल्यू, ये पोर्शन सी डी की बात, ठीक। अब एक्चुअल में मेरे पास, मतलब ये चीज देखिए, जितनी लेंथ ऑफ एडी चला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, उतना ही कौन चला है, एफसी चला है। मतलब
फोर्स ऑन एडी जितना हो जाएगा उतना ही फोर्स ऑन कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास यहाँ पर से अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। डिस्टेंस देखिए, एक्स की वैल्यू ए बी और सी डी के लिए कांस्टेंट थी, बट एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। अब कितना होगा एक्चुअल में, मेरे पास क्यू की वैल्यू तो सेम है, क्यू की वैल्यू ऑफ अभी भी मेरे पास कितनी है, एडी के लिए भी अगर देख रहा हूँ तब भी इतनी होगी, इनटू ऑफ कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एडी तक के लिए अगर देखना है तो एक्चुअल में अब वो कैसा रहा है, अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस ऑफ वेरी कर रही होगी। अब q इज इक्वल टू लेमडा डॉट ऑफ dl में नहीं कंसीडर कर सकता। अब एक्चुअल में q ad की जो वैल्यूएशंस होगी अब मैं इस तरह से कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। अब मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यहां से कितनी डिस्टेंस पे, एक यहां से, एक सेकेंड, यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस पे, कौन सी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस मतलब x डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट में कट किया जिसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी है, dx है, जिसमें जो चार्ज की वैल्यूएशन है वो कितनी है, dq। अब इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट के लिए मेरे पास dq डॉट ऑफ, क्योंकि चार्ज का भी वेरिएशन हो रहा होगा और लेंथ का भी वेरिएशन हो रहा होगा, तो ये कितना होगा e। जहां से अगर मैं बात करूं तो अभी भी लीनियर चार्ज ही होगा। तो अगले स्टेप में अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर से आपको ये मालूम है कि लीनियर चार्ज के लिए आप कितना लिख सकते हो, लेमडा, अभी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी थोड़ी चेंज होगी, डी क्यू बाई ओ डी एक्स। जहां पर से हमें पता चला कि डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो लेमडा डॉट ऑफ डी एक्स हो जाएगी। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा डॉट ऑफ dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a बाई एल, और x प्लस ओ कितना हो गया l। ठीक, अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो ये लेमडा डॉट ऑफ कितना हुआ, a बाई ओ एल, और अंदर साइड जो देखने को मिलेगा वो x प्लस ओ एल डॉट ऑफ dx देखने को मिलेगा। ठीक, अब एक्चुअल में ये x वेरी कर रहा होगा, ये x कहां से कहां तक वेरी करेगा, अगर आप देखिए तो इधर तो कोई मटेरियल ही नहीं है, यहाँ पर इस सेक्शन पे, इस ग्रीन सेक्शन के अंदर कोई मटेरियल सब्सटेंस है ही नहीं। मटेरियल सब्सटेंस में जो वैल्यूएशन वेरी करेगी वो L से लेके कहां तक जा रही होगी, 2L तक जा रही होगी। अब जब मैं इसे सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन L टू 2L तक के लिए हो रहा है, लेमडा सॉरी कौन कौन सा हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम लोग आउटसाइड रखते हैं। अगर मैं देखूं कि लेमडा डॉट ए बाई ऑफ एल कांस्टेंट है तो इसे आउटसाइड रखेंगे। अगर मैं अगले स्टेप पे देखूं तो ये वैल्यूएशन जो होगी ये लेमडा डॉट टू एल, ये एक्स डॉट ऑफ कितना हो गया मेरे पास, डी एक्स प्लस ऑफ एल, ये कितना हो गया मेरे पास, डी एक्स, और ये एल से लेके टू एल तक जा रहा है ये चीज। उसके स्टेप के बाद अगर मैं देखूं तो ये एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू लेमडा डॉट ऑफ ए बाय ऑफ एल, और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बाय ऑफ टू, और ये एल से लेके टू एल तक जा रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में प्लस एल इंटू एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक, एल से लेके टू एल तक। ठीक, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है तो ये कितना हो गया, लेमडा डॉट ऑफ ए बाय ऑफ एल, और ये कितना हो गया, 2l का स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाय ऑफ 2। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हुआ, 2l हो जाएगा, मतलब ये आपको कह सकते हो कि ये आपके पास पूरी वैल्यूएशंस को पुट करने के साथ, एक सेकंड पहले मैं l को बाहर ही रखता हूँ, सिंपल सा फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी तो चलो कर ही देते हैं, बाहर ही रखते हैं। ठीक है, एल को बाहर रखते हैं तो ये 12 माइनस ऑफ एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। बस एक सिंपल सा ऐसा देख। ठीक, अगले स्टेप में लेमडा डॉट ऑफ ए बाय ऑफ एल, आप इसको लिख सकते हो 3l स्क्वायर बाय ऑफ 2 प्लस ऑफ एल स्क्वायर। तो मतलब आपके पास ये चीज समझ में आ गई कि ये 5 अब कितना हो जाएगा, 5 बाय ऑफ 2 इंटू लेमडा डॉट ऑफ ए बाय एल, एल स्क्वायर है तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 5 बाय 2 लेमडा डॉट ऑफ ए इंटू कितना हो गया, एल। ये मुझे फोर्स ऑन कौन सा मिला, ए बी, और किसके लिए मिला, अगर मैं इसकी बात करना स्टार्ट करूं तो फोर्स ए बी और बी सी की वैल्यू।
तो अब मुझे एक्चुअल में टोटल कितनी वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गई और एक कौन सा हो गया मेरे पास, एफ ए बी की वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गया। तो टोटल फोर साइड्स ऑफ लेंथ में जो फोर्स लग रहे होंगे उसकी जो वैल्यूएशन एक्चुअल में देखी जाए तो मुझे कौन सा होगा, जो फोर्स की वैल्यूएशन होगी तो वो जो नेट फोर्स दिख रहा होगा एक्चुअल में फोर्स ऑफ ए बी प्लस ओ, फोर्स ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, एक साइड से ए बी के लिए देख सकते हैं, दूसरे साइड से ए बी प्लस सी डी, ये ए बी लिखता चला हूं मैं क्या, ओहो ये ए बी नहीं है ना, ये ए डी और बी सी है, सॉरी ये ए डी और बी सी, ठीक है, ए डी बी सी सी डी, ठीक है, ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस ऑन फोर्स ऑफ सी डी प्लस ऑफ फोर्स डी सी। अगर ए बी की बात की जाए तो ए बी की बात आपको मालूम है, यहाँ पर मैं दिखाते चलता हूँ आपको, 2a डॉट लेमडा एल और सी डी की वैल्यू है 3a डॉट एल डॉट लेमडा और ये मेरे पास 5/2 लेमडा डॉट ऑफ ए है। अब बस आप वैल्यू पुट करो, देखो तो अगर आप इसके लिए देखोगे 2 कितना है आपके पास, 2a डॉट लेमडा डॉट ऑफ एल, ऐसा कुछ आपके पास आया, ठीक। अगर इसके बाद नेक्स्ट के लिए आपके पास बीसी के लिए आपके लिए कितना हुआ था, 5/2, अगले स्टेप में 5/2 डॉट ऑफ कितना है, ए लेमडा डॉट एल प्लस ऑफ नेक्स्ट ऑफ सी डी के लिए कितना हो गया था, 3a लेमडा डॉट ऑफ एल और डीसी के लिए वापस से 5/2 ए डॉट लेमडा डॉट ऑफ एल। तो अगर आप इसे देखिए तो ये 5 हो गया और अगर इसे भी आप देखिए 5/2 ऑफ कितना हो गया, ये मेरे पास सिंपल सा ऑफ कह सकते हो आप, ये मेरे पास कितना हो गया 10, इसको आप सिंपली सॉल्व करो, 10a लेमडा डॉट ऑफ एल, ये एफ नेट की वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन ही है सभी का, तो ए की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास 2 न्यूटन पर कूलम है और एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू जो गिवन है वो हमारे पास 2 न्यूटन पर कूलम है और एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 into 10 the power of -2 और एक मेरे पास कौन सा है, लेमडा है, एक मेरे पास कौन सा है, लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है पर मीटर, ठीक है। तो अगर लेमडा की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम पर मीटर है मतलब 2 into 10 the power of -6, ठीक। अब इसको सिंपली ऑफ में सिंपलीफाई करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे ये देखने में मिलेगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, अगर मैं देखूं तो ये 10 ये दोनों मिलके इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 into 10 the power of -6 न्यूटन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्टिव आंसर होगा वो 4 into 10 the power of 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऑफ मतलब पहले क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो 4 into 10 the power of 6 न्यूटन कहलाएगा, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन इट इज इक्वल टू 3 into 10 the power of 6 volt per meter, the maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately in कूलम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस पे मेंशन कर रहा है, क्या बोल रहा है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर जो था वो ब्रेक था, मतलब इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन ऑफ कब हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई 3 into 10 the power of 6 वोल्ट पर मीटर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू ए स्फीयर ऑफ डायमीटर जिसका कितना है 5 मीटर, ठीक। तो उस स्फीयर को मैक्सिमम चार्ज हम कितना दे सकते हैं ये चीज हमारे को बताना है, ठीक है। अगर उस स्फीयर को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं इस चीज की वैल्यू के लिए बोला है, मतलब वो यहाँ तक वियर कर सकता था, इसके जस्ट बाद वो क्या कर गया है, ब्रेक कर गया, जबकि उस आर स्क्वायर जहां पर ई की वैल्यू कितना है 3 into 10 the power of 6 into सॉरी और ये मेरे पास कितना हो गया इज इक्वल टू ये 9 into 10 the power of 9 हो गया into क्यू हो गया, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल आउट हुआ, ये 3 हुआ और ये 10 the power of 6 और ये मेरे पास कितना हो गया ये 25 into 10 the power of 6 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 3 into 10 the power of 9 इज इक्वल टू ये क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए अगले स्टेप में जैसे ही आप इस क्यूब को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कितना दिखना स्टार्ट हो जाएगा 10 25 बाय ओ 3
इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा ये हमारे पास -3। ठीक है, तो अगर ये चीज हुआ तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 25/3 को तो आपको कुछ देखने को मिल सकता है कि मेरे पास ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा अगर आप इसे डिवाइड करिए तो। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमारे पास? ठीक है, लगभग लगभग तो सही है। 3 इंटू 10 दी पावर ऑफ 6 है गिवन टू ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर का है तो मतलब r की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 2 पॉइंट मतलब 5 बाय ऑफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 25 बाय ऑफ एक 4 बच गया। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉरी वो कैलकुलेशन मिस्टेक में कर दिया, रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, यानी तो मैं वापस से एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन में एक्चुअल में कहा है मैं उसको वापस से एक बार दिखा देता हूँ, है ना। मैं इसको कट नहीं करूंगा, ये एरर का पोर्शन रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको एनालिसिस होता रहे कि गड़बड़ किसी से भी हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक डाउन E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, मतलब किसी भी ऑफ स्फीयर की कैसा प्रॉपर्टी में मतलब एयर में इंसुलेशन फेल हो जाता है जब उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जब अप्लाई किया 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर, तो मैक्सिमम चार्ज स्फीयर को कितना गिवन करेंगे जबकि उसका डायमीटर कितना है मेरे पास 5 मीटर है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर ये बताना है तो E इज इक्वल टू आपको मालूम होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ऑफ R स्क्वायर होता है, जबकि उसका डायमीटर 5 मीटर मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 द पावर ऑफ 9 हो गया इंटू Q, और R की वैल्यू 25 बाय ऑफ कितना हो गया 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया 25 बाय ऑफ 4 इंटू 10 द पावर ऑफ 6, और ये कितना हो गया इंटू 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 9 इज इक्वल टू Q। तो नेक्स्ट स्टेप में Q इज इक्वल टू ये कितना हो गया 25 बाय ऑफ 12 और ये 10 द पावर ऑफ माइनस, जिसे हम कितना कह सकते हैं Q इज इक्वल टू अगर इसे डिवाइड किया तो ये 2 पॉइंट कितना आएगा समथिंग 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 0 मतलब लगभग लगभग 2.08 इंटू 10 द पावर ऑफ -3। इतने चार्ज में वो कैसा इतना चार्ज होना चाहिए जिसमें वो क्या हो रहा है डिसबैलेंस हो जा रहा है, मतलब कैसा इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर कैसा हो जा रहा है ब्रेक हो जा रहा है इन एयर में। ठीक है, तो मतलब इससे कैसा होना चाहिए थोड़ा कम, मतलब लगभग लगभग 2 इंटू 10 द पावर ऑफ -3 कूलाम का चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें क्या बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर सिचुएटेड एट द ओरिजिन and at the point a comma 0 comma 0 respectively the point along x axis where the electric field vanish is। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितना पॉइंट चार्जेस है, एक की वैल्यू -q है और एक की वैल्यूएशन हमारे पास +q/2। ठीक है, दोनों मतलब एक कहाँ पे सिचुएट किया गया है ओरिजिन पे रखा गया है और दूसरा जो है वो हमारे पास a,0,0 पे ठीक है रिस्पेक्टिवली प्लेस किया गया। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो हमारे पास a है, क्वेश्चंस पे ऐसा बोल क्वेश्चन में ये बोल रहा है वो थर्ड चार्जेस हम कहाँ पे प्लेस करें जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से कितनी हो x डिस्टेंस पर, मतलब -q चार्ज से हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब जहां पे नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही हो 0 मिल रही है, फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 0 मिल रही है, ऐसा कंडीशंस क्वेश्चन में बोला कि मेरे पास कैसा द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश की बात कर रहा है, तो मतलब जहां पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिल जाए 0 मिल। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी अगर दो अपोजिट पोलरिटीज के चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट कभी भी बीच में नहीं मिलेगा, और अगर दो सेम पोलरिटी के चार्जेस चाहे जो हो जाए हमेशा
मेरे पास न्यूट्रल पॉइंट मिड ऑफ में कहीं पर मिल रहा हो, ठीक। अब बात ये आती है कि जब दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो अगर न्यूट्रल पॉइंट मिड में नहीं मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा, तो हमेशा जिस साइड ऑफ चार्ज का अमाउंट कम है हमेशा उसी साइड न्यूट्रल पॉइंट मिलना, ठीक। अगर ऐसा कंसिडरेशंस करें कि हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो इसे फर्स्ट चार्ज लिख लेते हैं और इसे सेकंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड के इक्वल। तो अगर मुझे देखने को मिले तो यहाँ पर से देखा जाए तो ये मेरे पास कितना होगा k इंटू क्यू, और जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो गया हमारे पास x, x का स्क्वायर। सिमिलर E2 के लिए सेकेंड ऑफ चार्जेस प्लस q बाई 2 के लिए तो k इंटू क्यू बाई ऑफ कितना होगा 2, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लिए होगा वो कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ a का स्क्वायर। हम देखें तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा और q और q भी कैंसिल आउट। तो अगले स्टेप में जो दिखेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स माइनस ऑफ ए का क्या होगा स्क्वायर, ठीक। अगर मैं स्क्वायर दोनों साइड से एलिमिनेट कर दिया तो मुझे ये जो देखने को मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, मुझे x इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस ऑफ ए, मतलब बट यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, ठीक। और ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में इसको हम हटा भी सकते हैं, तो जैसे ही डिनोमिनेटर से हटाए तो ये x इंटू स्क्वायर रूट 2 एक्स माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपका हो तब भी ये स्क्वायर रूट 2 a, ठीक। अब जैसे ही अगर मैं इसे देखूं तो ये हमारे पास सेकंड साइड गया तो स्क्वायर रूट 2 a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू कितना हो गया x। तो x की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो स्क्वायर रूट 2a और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन से पे देखने को मिलेगी, सी बार करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने कई बार कर चुके हैं लेकिन ठीक है फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l apart. A third charge q is so placed that all three charges are in equilibrium. Then the location and magnitude of third charge will be. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक की वैल्यू प्लस 4q है, एक सेकेंड चार्जेस है जिसकी वैल्यू वो प्लस q है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो हमारे पास क्वेश्चन में कितना मेंशन कर रहा है, l मेंशन, ठीक। और एक थर्ड चार्ज है जिसको प्लेस किया गया है कहां पर, एट द थर्ड चार्ज मतलब थ्री चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज क्यू इज सो प्लेस दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास सभी चीज को इक्विलिब्रियम रखना है तो मुझे सिंपल सी बात है जो कैपिटल क्यू है उसमें समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया अगर दो सेम क्वांटिटीज के चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा वो दोनों के बीच पे मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 और फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर है तो एक्चुअल में इसकी पोलैरिटी कैसे होनी पड़ेगी, अपोजिट होनी पड़ेगी। ये दोनों की पोलैरिटी के कैसा अपोजिट होना पड़ेगा तब तो ये इसको रिपल्स कर रहा होगा। देखिए अब ये पॉजिटिव ऑफ 4q होगा, अगर ये मेरे पास है तो एक सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको न्यूमेरिकली भी दिखाऊंगा कि इसके चार्ज की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, लेकिन एक बार थ्योरेटिकल ऑफ वे में देखते हैं कि अगर ये प्लस 4q अगर ये प्लस चार्जेस में लिया ये इसको रिपल्स कर दिया कोई बात नहीं, तो मेरे पास अगर इसे फर्स्ट इसे सेकंड लिख लेते हैं और इसे थर्ड लिख लेते हैं तो ये मुझे रिपल्स किया। फॉर एग्जांपल मैं कहा कि F1 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपल्स किया, ये मेरे पास F2 ये तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट चार्ज को देखें तो फर्स्ट चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ऑफ थर्ड चार्जेस एंड ड्यू टू ऑफ सेकंड फोर्थ चार्जेस भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, बिकॉज़ both charges will be same polarity then force will be always repulsive। तो मतलब अगर ये दोनों फोर्सेस रिपल्सिव तो ये इसी डायरेक्शन में दिखेंगे, और सिमिलर इस पे भी फोर्सेस आएगा जो कि F3 और F1 होगा। अब ये कभी बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, बट अगर ऐसी कंडीशंस ऑफ करें तो यहाँ पर से ये दोनों चार्जेस तो बैलेंस ही नहीं हो पाए हमारे पास ऐसी कंडीशंस पे। लेकिन अगर मैं कंडीशंस को चेंज करूं, अगर मैं कंडीशन को चेंज करूं कि मैं एक चार्ज को कितना लिख लिया प्लस 4q लिख लिया और एक चार्ज को कितना लिख लिया मैं प्लस q लिख लिया, ठीक। एक न्यूट्रल ऑफ पॉइंट सेलेक्ट किए माइनस, ठीक है। तो देखिए
ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोई बात नहीं, ये F1 हो जाएगा, ये F1 हुआ और सिमिलर ये अट्रैक्ट किया, ये कौन सा हुआ F2 हुआ, ठीक, ये थर्ड और ये फर्स्ट और ये सेकंड। सिमिलर अगर इसकी बात की जाए तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, ये कौन सा हो जाएगा F3, ठीक। अब ये देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे रिपल्स करेगा, और सिमिलर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसे रिपल्स करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये F3 हुआ और इस डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा मुझे F1 हो जाएगा। तो अब देखिए, आपको देखने में ही दिख रहा होगा कि एक्चुअल में ये पूरी तरह से कैसा बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो मेरे पास जो मीड ऑफ चार्जेस है वो हमेशा कौन सी पोलैरिटी का होना चाहिए, निगेटिव पोलैरिटी का होना चाहिए, मतलब अपोजिट पोलैरिटी का होना चाहिए। अगर दोनों की पोलैरिटीज कैसी है मेरे पास सेम, ये +4q है और ये हमारे पास +q है, और बोथ ऑफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, l है। इस तरह से क्वेश्चन में आंसर। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो ये चार्जेस ऑफ में क्यू कंसीडर कर, ठीक है। अब अगर ये मैं क्यू कंसीडर कर लिया हूं तो मुझे ये चीज देखने को मिलेगा कि इसे फर्स्ट पॉइंट कह लेता हूं, इसे सेकंड ऑफ पॉइंट कह लेता हूं और इसे थर्ड पॉइंट, ठीक। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस एल है तो मैं एजम्पशंस करता हूं कि +4q से इसकी डिस्टेंस ऑफ कितनी है मेरे पास x, ठीक। और इधर से जो डिस्टेंस है +4q से डिस्टेंस x है, तो अब रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगी वो l माइनस ऑफ कितनी हो जाएगी x, ठीक। तो फोर्स एट थर्ड में, एट पॉइंट थर्ड अगर मैं देखूं तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि मेरे पास फोर्स ऑफ F1 की वैल्यू फोर्स ऑफ सेकंड के कैसे हो जाएगी इक्वल, जहां पर से कितना हुआ कि अगर ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा तो एक्चुअल में मेरे पास कैसा थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। तो ये के हुआ, अब इसके जो चार्जेस की वैल्यू वो कितनी हमारे पास 4q और इसके चार्जेस की जो वैल्यू वो कैपिटल Q, और बोथ ऑफ के बीच में जो डिस्टेंस वो x का स्क्वायर, सिमिलर के इनटू ऑफ इस चार्ज की वैल्यू q है और इस चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q है, और जो डिस्टेंस वो l माइनस ऑफ x का कैसा है स्क्वायर, के कैंसिल आउट हो गया, एक q और एक q भी कैंसिल आउट, तो अगर ये भी कैंसिल आउट हो गया, सिमिलर ये q और ये भी q भी कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4l माइनस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो 2l माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x, जिसे हम 2l माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो जहां से हमें 2l इज इक्वल टू 3x हो गया, तो x इज इक्वल टू 2l बाई ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। कहां से, x की वैल्यू जो है वो 12 बाई ऑफ 3 होगी, बट कहां से, +4q चार्जेस से। तो एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक। ये डायरेक्टली आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ऑफ सी होगा कि मेरे पास यहाँ से 12/3 डिस्टेंस और यहाँ से कितना हो जाएगा, +q से l/3 हो जाएगा। तो +q से हमारे पास ऑप्शन मैच करता हुआ किसी में से दिख ही नहीं रहा, एक ही है वो भी 12/3, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसकी चार्ज की वैल्यू देखना चाहता हूँ। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं ये भी कहूंगा कि 8 पॉइंट कौन से में, 8 पॉइंट फर्स्ट में भी समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो मतलब 8 पॉइंट ऑफ फर्स्ट पे अगर मैं देखूं कि फोर्स ऑफ थर्ड की वैल्यू, फोर्स ड्यू टू ऑफ थर्ड चार्जेस और फोर्स ऑफ ड्यू टू ऑफ सेकंड चार्जेस, मतलब मेरे पास दोनों में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर थर्ड चार्जेस के कारण मैं फोर्स देखूं तो मुझे जो देखने को मिलेगा वो कितना होगा, k इंटू 4q इंटू कैपिटल Q एंड डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, मतलब मेरे पास ये कितना हो गया x स्क्वायर। सिमिलर F2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो k इंटू q इंटू 4q एंड डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा l स्क्वायर, मतलब ये q और ये q कैंसिल और ये कैपिटल K कैंसिल, ठीक। तो ये कितना हुआ 4 इंटू कैपिटल Q अपॉन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल q अपॉन ऑफ कितना हो गया मेरे पास l स्क्वायर। देखो, तो एक्चुअल में आप अगर देखो तो ये 4 भी तो आपके पास क्या होते चला जाएगा, कैंसिल आउट होते चला जाएगा, ठीक। तो आपको कैपिटल Q की तो वैल्यू चाहिए, q बाय ऑफ l स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। जहां पर से आपको ये समझ में आया कि x की जो वैल्यू है वो 12 बाई ऑफ 3, मतलब कितना हो गया 4l स्क्वायर बाय ऑफ 9।
एल स्क्वायर कैंसिल, तो 4 ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ से आप इसे लिख सकते हो 4Q/9। ठीक, ये चीज आप लिख के दे सकते हो। ठीक है, तो उसकी जो पोलैरिटी होगी वो एक्चुअल में कैसी होगी, हमारे पास निगेटिव होगी। कैसी होगी, हमारे पास पोलैरिटी निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4Q इंटू 9, बट कैसी पोलैरिटी का, निगेटिव पोलैरिटी का। तभी तो चार्जेस में मेरे पास मतलब फोर्स ड्यू टू ऑफ थर्ड इज इक्वल टू बट अपोजिट फोर्स ड्यू टू ऑफ सेकंड। मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो ये रिपल्स करेगा ये फोर्स ऑफ सेकंड, इसके इक्वल और अपोजिट हो गया ये मेरे पास F3 है। तभी पॉसिबल है जब इसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। और अगर आपको नहीं बनता है तो आप दोनों के समेशन ऑफ चार्जेस को कितना आप लिख लो, F3 प्लस ऑफ F2 की वैल्यू वेक्टर समेशन के फॉर्मेट में आप लिख लो कि वैल्यू 0 होगी, तो जब ये इस साइड से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको Q की वैल्यू निगेटिव। ठीक है, तो ये अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बोला, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एज सोन। ठीक है, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है सोन किया है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच ऑफ द नंबर वेक्टर कोइंसाइड इन डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट m ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब ये बोल रहा है कि 3 ऑफ वर्टिसेस पे मेरे पास कैसा चार्जेस को प्लेस किया है, अब मेरे पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इस वेक्टर को कोइंसाइड करेंगी ये हमें बताना है। और वो भी कैसे, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट। अगर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे बोला है तो अगर इस चार्ज की पोलैरिटी और इस चार्ज की पोलैरिटी सेम है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे कर देंगे, ये दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे को कैसे कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा सिर्फ कौन सा, ये। तो अब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। बट मेरे पास पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग जाती हुई दिखेगी, मतलब आउटगोइंग दिखेंगी। तो अगर आउटगोइंग होगी तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, in the following four situation charge particle are at equal distance from the origin, charge particle are equal distance from of origin, arrange them according to the magnitude of the net electric field at the origin greatest first। मतलब जिसका ज्यादा है, मेरे पास ऐसे चार्जेस का कॉम्बिनेशन फोर सेट में गिवन है, और क्वेश्चंस पे ये बोला है कि जिस भी अमाउंट में चार्जेस ओरिजिन पॉइंट में सबसे ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, जिस भी कॉम्बिनेशन में उसे फर्स्ट रखना है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है। ठीक, तो ये कितना हुआ, +2 क्यू हुआ, ये कितना हुआ, -2। मतलब ये चार्जेस और ये चार्जेस, अब देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा होगा कि मेरे पास ये प्लस है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होगी, सिमिलर माइनस है तब भी इसकी इधर ही हो रही होगी। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मेरे पास इस डायरेक्शन में 5 हो गया होगा, और मतलब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रहा होगा, चार्जेस दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में कितना हो रहा होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक्चुअल में ये दोनों का वेक्टर समेशन मतलब कितना आपका हो गया, 25 ई स्क्वायर प्लस 25 ई स्क्वायर। मतलब आपको मैं डायरेक्टली लिख के देता हूँ, ये 5 स्क्वायर रूट 2 ई के इक्वल होगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये +2 क्यू है, -2 क्यू है, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में दिखाएगा, और सिमिलर ये भी इसी डायरेक्शन में। और ये माइनस चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। मतलब सेकंड वाले जब अमाउंट पे आऊंगा मैं, तो मुझे ये दिखेगा इधर कौन सा 3q मतलब 3e होगा, और इस साइड भी कौन सा होगा, 3e होगा। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर रूट 2e। ठीक, मतलब फर्स्ट का अमाउंट मेरे पास सेकंड से तो ज्यादा। ठीक है, चलिए फिर थर्ड के लिए चलते हैं। तो थर्ड में अगर देखा जाए तो +4q इधर है और -2q है, तो मतलब +4q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी वो इस डायरेक्शन पे, और -2q से भी इधर ही दिखेगा। तो मतलब मेरे पास टोटल 6e इस डायरेक्शन पे दिखेगा। ठीक, अब उसके बाद थर्ड में, ठीक है, अगर नेक्स्ट और फोर्थ के लिए अगर मैं देखूं, फोर्थ में कितना है, 3q है,
मतलब इस साइड 3e हुआ और इधर -q मतलब ये भी इधर हुआ। मतलब इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 4e हो जाएगा। मतलब टोटल मिला के सबसे ज्यादा किसका अमाउंट देखने को मिलेगा थर्ड। थर्ड में आपको कितना मिल रहा है ओरिजिन पॉइंट पे। ओरिजिन पॉइंट पे बोला है ना मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ग्रेटेस्ट फर्स्ट। ओरिजिन पे जिसका सबसे ज्यादा होगा वो अमाउंट हमें बताना है। तो उस हिसाब से तो सबसे फर्स्ट थर्ड का आना था 6e। ओरिजिन पे सबसे ज्यादा फोर्सेस तो उसी का होना था। तो वो मुझे लगता है गड़बड़ हो गया होगा कहीं पर। ये थर्ड होना था ऑप्शन नंबर अगर सी दिया होगा तो ऑप्शन मेरे पास एक्चुअल में गड़बड़ हो गया होगा। ये सबसे पहले कौन सा होगा थर्ड होगा। ऑप्शन किसी में है ही नहीं। ठीक है वो डिसमैच हो गया होगा कहीं पर से ऐसा। पहले थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा फिर उसके बाद आपके पास कितना होना चाहिए। उसके बाद कौन सा हो गया होगा हमारे पास। उसके बाद फोर्थ हो गया होगा और लास्ट वन मेरे पास कौन सा हुआ होगा। फोर्थ के बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास कौन सा हुआ होना चाहिए सेकेंड। ऐसा देखना चाहिए। लेकिन इसके हिसाब से पहले फर्स्ट है फिर थर्ड है फिर सेकंड है फिर फोर्थ। तो हम इस तरह से ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है अब जैसे अगर ये ऑप्शन में बना दी ठीक एक्चुअल में ये गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑप्शन पे ये चीज ना हो और ऑप्शन के सीक्वेंस में गलत करेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑप्शन में वो चीज हो ही ना और हम यहाँ पर टिक करते हुए चले। देखो एक्चुअल में आप देख रहे हो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड 6e को देख रहे हो लेकिन ये कितना है 5 स्क्वायर रूट 2 है। और जब इसको हम देखेंगे तो 5 इंटू 1.41 आएगा या फिर आप इसे जब सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में स्क्वायर रूट 50e है। और ये जो वैल्यूएशन है ये एक्चुअल में 9 इंटू 2 कितना हो गया ये 18e है। और अगर आप इसे देखिए तो ये आपके पास एक्चुअल में 36e है स्क्वायर रूट 36e। और इसे आप देखोगे तो ये स्क्वायर रूट 16 ही हो जाएगा। अब आप देखो आपको दिख रहा होगा कि सबसे हाईएस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड फर्स्ट का होगा फिर मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए आपके पास फिर थर्ड का आया है और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ किसका है सेकंड का है और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ किसका है फोर्थ का है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो एक्चुअल में कौन सा है सी है। तो 6 का ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है सी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन एज शोन इन प्लेस। ठीक है शोन इन फिगर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर o इज e वेक्टर। टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड o with 6e वेक्टर चार्ज प्लेस्ड ऑन द रिमेनिंग 6 कॉर्नर शुड बी। ठीक है तो क्वेश्चंस पे ऐसा कुछ मेंशन कर रहा है कि 5 चार्जेस है सभी को कॉर्नर्स पे प्लेस कर दिया है q वैल्यू है। ठीक है are placed at the corner of the hexagon as shown in figure. Net electric field at center O each कितना है E है। अभी कितना है E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। To get the net electric field at O be 6E वेक्टर। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे वो कितना चाहिए 6E वेक्टर चाहिए। चार्ज प्लेस्ड ऑन द रिमेनिंग 6 कॉर्नर शुड बी। मतलब इस कॉर्नर पे मैं कितने चार्ज की वैल्यू प्लेस कर दूं कि यहाँ पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिले वो 6E मिले। तो आपको मालूम है कि डायगोनल्स जब अपोजिट है ये दोनों की डायरेक्शंस पे ये दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी कैसा हमारे पास सेम है। बट कैसा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सेम है ये ऐसे अपोजिट्स में रखे हुए हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल कर देंगे। सिमिलर ये इसको कैंसिल करेगा। अगर ओरिजिन पॉइंट पे इसके कारण मुझे बस चार्जेस जो आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस डायरेक्शन पे आ रहा था। अब अगर इसकी वैल्यू कितनी रख दी जाए कि जिससे ये हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई की प्लेस पे कितना मिले हमारे पास 6e मिले। तो देखिए या तो आप यहाँ पे कितना 7 क्यू रखिए तो इसको रिपल्स करेगा इस डायरेक्शन में। तो आपके पास हो जाएगा कितना अगर ये इस डायरेक्शन पे है अगर मान चलिए आप यहाँ पे 7 क्यू रखते हैं तो आपको ये रिपल्स करता हुआ दिखेगा इस डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और जैसे ही कैंसल आउट करेंगे तो सिर्फ एक बचेगा वो भी ई। सॉरी एक मतलब एक कैंसिल आउट हो जाएगा 6 ही बचेगा। लेकिन आप देखो ऑप्शन में कहीं पर है भी नहीं। तो आप दूसरे तरीकों को फॉलो करो। अगर दूसरी मेथड्स को जब आप फॉलो करोगे तो आप एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में एक दूसरे चार्ज को प्लेस कर दो -5 क्यू।
तो अगर ये -5 क्यू प्लेस करेगा तो एक और इधर 5e का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 6e हो जाएगा। अगर ये दोनों, अगर मान चलिए आप -6 रखेंगे तो ये 7e हो जाएगा, और +6 रखेंगे तो +5e हो जाएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो भी कौन सा है, -5q का चार्ज प्लेस करना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, द फॉलोइंग फिगर्स शोन regular hexagonal with charge at the vertices, in which of the following cases the electric field at the center is not zero। किस कंडीशन में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास ये हेक्सागोनल की बात की थी, इसमें सभी चार्जेस की वैल्यू सेम, मतलब ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे। ठीक, अगर इस पे देखा जाए तो मेरे पास इस पे कैसा है कि देखिए ये मेरे पास ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस पे देखिए तो ड्यू टू एक सिंगल चार्जेस के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलती है के क्यू अपॉन ऑफ कितना कहते हो आप, आर। ठीक, तो इसी को हम ई देखते हैं, तो ये सिंगल चार्जेस है और ये माइनस क्यू, मतलब ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सेकंड केसेस में, पहली केसेस में तो नहीं मिल सकता जी। ठीक है, हम देख चुके हैं जहां पे जीरो नहीं मिलना। ठीक है, तो अगर मैं इसे ओ कंसीडर करूं तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा ये मेरे पास 2e इस डायरेक्शन पे। ठीक है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, मतलब एक इस डायरेक्शन पे एक इस डायरेक्शन पे, ये मेरे पास इस डायरेक्शन में 2e। ठीक, अब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए थे, डायगोनल्स पे कैसा है चार्जेस का अमाउंट ये दोनों का सेम है, तो ये दोनों कैंसिल। ठीक, हेक्सागोनल है मतलब 360 डिग्री था टोटल उसके सेंटर पे, तो उसको मतलब 60 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में हर के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल यहाँ पर भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में 2e cos 60 और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2e sin 60। ठीक, और सिमिलर इसका भी दो अमाउंट ऑफ देखने को मिलेगा, ये 2e cos 60 हो गया और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो देखने को मिलेगा वो 2e sin 60। ठीक, और ये 60, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा हमारे पास, 4e cos 60 ये चीज। ठीक है, तो एक्चुअल में यही एक अमाउंट है जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रही है। तो अगर cos 60 की बात की जाए तो cos 60 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमें मालूम है कि 1/2 होती है, कैंसिल आउट हुआ 2, ये हमारे पास 2e नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। अगर थर्ड के लिए देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और ये दोनों मिलके इसको कैंसिल कर, इसमें भी मेरे पास जीरो नहीं मिलेगा। ठीक, सिमिलर अगर इस पे देखा जाए, इस पे देखते हैं हमारे पास एक ऐसा +2q और सॉरी +2q और ये q है, तो ओरिजिन पॉइंट पे जो हमारे पास डायरेक्शन दिखेगा वो इस डायरेक्शन पे e दिख रहा है। सिमिलर ये प्लस क्यू है, ये +2q, मतलब ये इसकी डायरेक्शंस पे दिख रहा होगा हमारे पास e। ठीक, एक प्लस क्यू और ये 2q है, मतलब ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेरे पास कितना हो रहा होगा e। ठीक है, अब एक्चुअल में ये यहाँ से मेरे पास 120 डिग्री ड्रॉ कर रहा है और ये भी 120 डिग्री ड्रॉ कर रहा होगा और ये भी 120 डिग्री, तो लामिस थ्योरम के हिसाब से तो ये तीनों एक दूसरे के बैलेंस है। तो अगर बैलेंस है तो यहाँ पर भी नेट मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पॉइंट पे दिखेगा जीरो, मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, सेकंड है, जहां पे सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हमारे पास है, चार्जेस Q 2Q 3Q एंड 4Q। ठीक है, Q 2Q 3Q 4Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर A B C D of a square as shown in following figure। The direction of electric field at the center of the square is along। ठीक है, मतलब क्या पूछा हमारे पास कि shown in figure the direction of electric field, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर पे, कहां पे, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज अलोंग, किसके अलोंग दिखेगा, सेंटर पे मेरे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो अगर ये +4q है और ये +2q है
ये दोनों में से 2 ऑफ कैंसिल आउट होते हुए इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वो मेरे पास कितना हो रहा होगा 2E, ठीक। अब ये 3Q है और ये कितना है Q है, मतलब ये दोनों में से इसका अमाउंट ऑफ एक कैंसिल आउट होगा, एक इसका बचेगा, ये कितना हुआ 2E हुआ। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल दिखेगा वो हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर दिखेगा, ये ई नेट, जिसकी वैल्यू ए बी के कैसा होगा, जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये राइट एंगल पे प्रेजेंट है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ई नेट की वैल्यू जो होगा वो ए बी के जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, मतलब किसमें होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग ए बी के अलोंग होता हुआ हमें दिखेगा। ए बी है नहीं, ए बी के अलोंग कैसे होगा, देखते हैं एक बार। अलोंग बोला है ना, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग, सॉरी सॉरी सॉरी, डी ए नहीं है ना हमारे पास, ठीक है, इसके अलोंग है, सी बी के अलोंग है, सी बी के अलोंग, मैं परपेंडिकुलर बताने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास कौन सा होगा, सी बी है, अलोंग बोला है ना, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग, ठीक है। तो हमारे पास किसके अलोंग है, सी बी के अलोंग है। अगर हमारे पास डीसी होता तो डीसी भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता, तो सी बी के अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं पूछे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन पे मैं देखूं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड की, infinite charge of magnitude q, each are lying at x is equal to 1 2 4 8, ऐसा क्वेश्चंस में मेंशन है, मतलब कैसा, फर्स्ट 1 पे, सेकंड 2 पे, अब थर्ड पे नहीं है, किसमें है 4, मतलब हर टाइम वो किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसके जो नेक्स्ट टर्म आएगा, पहला 1 हुआ, फिर इस पे 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 4, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, 8, और नेक्स्ट 8 में किसने का 2 का, तो मतलब वो 16, इस तरह से सीरीज चल रही है। मीटर ऑन एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ओ, सॉरी 0, a field at point x is equal to 0 due to these charge will be, मतलब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि x एक्सिस पे मेरे पास कैसा अलग अलग पॉइंट है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, फिर x इज इक्वल टू 1 है, फिर x इज इक्वल टू 2 है, फिर x इज इक्वल टू 3 मीटर है, फिर x इज इक्वल टू 4 मीटर, तो ये 2 नहीं है एक्चुअल में, फर्स्ट 1 है फिर 2 है, 3 नहीं है, नेक्स्ट ऑफ कितना है 4 है, फिर 8 है, इस हिसाब से डिस्टेंस चलता चला गया, और सभी का मैग्नीट्यूड कितना है q है, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला है किस पॉइंट पे, ओ, मतलब ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। देखते, तो अगर सिंगल ऑफ चार्जेस के लिए अगर मैं देखूं तो E1 की वैल्यू अगर मुझे देखने को मिलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा Q अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ हमारे पास Q अपॉन फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, मतलब 1 का स्क्वायर, सेकंड अगर इसी तरह से E2 के लिए देखें तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय ओ, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट ऑफ E3 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय ओ, 4 का कैसा स्क्वायर, इस तरह से सीरीज चलेगी। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट पॉइंट मेरे पास, ड्यू टू ऑफ फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ पे जो हमारे पास चार्जेस है उसके कारण हमारे पास ओ पॉइंट पे कितना होगा, ये ओरिजिन पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल में ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये ड्यू टू ऑफ सेकंड मीटर की डिस्टेंस पे जो हमारे पास उसके कारण कितना होगा, ये ड्यू टू ऑफ फोर्थ ऑफ मीटर के कारण, ये ड्यू टू ऑफ एट्थ ऑफ मीटर के कारण, ऐसे टर्म में हमें देखना है। तो ये सभी जो इम्पैक्ट यहाँ पे डाल रहे होंगे एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3 प्लस ऑफ डैश 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 ऑफ, कहाँ तक चलते चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर से वो वैल्यूएशन कितनी होगी, E1 की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन होता हुआ चला जाएगा, और मैग्नीट्यूड Q भी कॉमन हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डिस्टेंस कितना 1/1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1/4 स्क्वायर,
प्लस ऑफ 1/8 स्क्वायर, इस तरह से डिजिट धीरे धीरे आगे चलती जाएगी। अगर मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो एक्चुअल में ये जब मुझे देखने को मिलेगा तो ये 1 प्लस ऑफ 1/4 प्लस 1/16 प्लस ऑफ 1/64 और ये प्लस डैश 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 इस तरह से चलेगा। मतलब अगर मैं देखूं तो ये सीरीज ऑफ n नंबर्स ऑफ टर्म्स के कैसा समेशन के फॉर्मेट में चल रहा है। तो अगर आपके पास जब s इनफाइनाइट का टर्म आता है तो आप क्या लिखते हो, a अपॉन ऑफ कैसा लिखते हो, a अपॉन 1 माइनस ऑफ कितना लिख के देते हो आप, r लिख के देते हो। इस तरह का टर्म आप लिखते हो इनफाइनाइट टर्म्स के समेशन के लिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात की जाए तो आप यहाँ पर से कितना लिखोगे, फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1 है, बट रेशियो कितना, किसी भी टू कंटीन्यूअस ऑफ नंबर को डिवाइड करने पे जो भी वैल्यूएशन आ रही होगी वो r होगा, ठीक है। तो r की जो वैल्यू होगी तो वो मेरे पास 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 कर लेता हूं, मैं ये दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पर से मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सिमिलर ऑफ टर्म जो e नेट की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो कितनी होगी, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, s इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ r की वैल्यू 1/4 है। और ज्यादा अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये q और 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 9 into 10 की पावर ऑफ कितना कंसीडर करते हैं, 9, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 1 3 और ये 4 बाई ऑफ कितना हो जाएगा 3 और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास 3 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ई नेट की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 12 into 10 the power of 9 क्यू न्यूटन पर कूलम, ठीक। जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, two semicircular ring lying in the same plane of uniform linear charge density lambda have a radii small r and 2r. They are joined using two straight uniformly charged wire of inner of linear charge density lambda and length small r as shown in figure. The magnitude of electric field at common center of semicircular ring. तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग ये है और दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग में मेरे पास कैसा एक सेमी सर्कुलर रिंग हुई जिसकी रेडियस सेंटर से यहाँ तक कितनी हमारे पास 2r, ठीक। अब हमारे पास एक r लेंथ का वो वायर कंसीडर किया हुआ है, इसमें भी चार्ज सेम है। अब मेरे पास कैसा, अगर देखा जाए तो एक दूसरा ऑफ मेरे पास सेमी सर्कल ऑफ रिंग कंसीडर किया गया जिसकी रेडियस ऑफ r है। अब ये सभी ऑफ अरेंजमेंट के कारण ड्यू टू ऑफ दिस ऑल अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ कहां पे हमें देखने को बोल रहा है, o पे बोल रहा है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा है तो इसकी भी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा है, इसकी भी क्वेश्चन में लैम्डा बोला और इसकी भी लैम्डा बोला। अगर आप देखो तो आपके पास ड्यू टू ऑफ दिस स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिकॉज आपको ये मालूम है कि ड्यू टू ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वायर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ मेरे पास कितना होता है, 0 होता है। कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ देखूं एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर किसी भी लेंथ की हो तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r नॉट होता है और r नॉट की जो वैल्यू है वो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन ऑफ कैसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड पॉइंट के बीच का होता है। तो अगर ऐसा है तो हमें ये चीज मालूम है कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 हो गया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ड्यू टू ऑफ दिस स्ट्रेट वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट ऑफ वो हमारे पास 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों में हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फाइंड करना होगा कि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना वो ड्यू टू ऑफ किसमें, मेरे पास सेमी सर्कुलर ऑफ पार्ट एट वन ऑफ रेडियस 2r एंड वन ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फाइंड करना है। तो अगर सिमिलर ऑफ फॉर्मेट ये कहा जाए कि इसकी चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा है तो अगर मुझे एक सेमी सर्कल ऑफ वायर से जिसकी रेडियस ऑफ 2r है और इसके सेंटर पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ वायर फाइंड करना है, तो आपको मालूम होगा कि इसकी जो वैल्यूएशन होगी सिर्फ एक डायरेक्शन पे दिखेगी जो कैसा होगा मेरे पास इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आपको मास मालूम है कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r नॉट होता है और r नॉट की वैल्यू इसके लिए 2r है। ये हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा 2r नॉट।
और इसकी डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और ये वाई एक्सिस, ये प्लस आई कैप। सिमिलर अगर इस वायर के लिए अगर मैं देखूं तो इसकी रेडियस ऑफ हमारे पास क्वेश्चन में आर है, और इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फाइंड करना है तो मुझे ये कितना हो जाएगा अगर इसमें बात की जाए तो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आर नॉट की वैल्यू ऑफ आर ही है तो यही होगा, बट ये माइनस का कितना हो जाएगा आई कैप, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस साइड देखने को मिल रही हो। ठीक, तो अब सेंटर पे जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पे जो दिखेगा वो E1 प्लस ऑफ E2 वेक्टर दिखेगा। कौन सा? E1 वेक्टर प्लस ऑफ कौन सा वेक्टर दिखेगा? E2 वेक्टर दिखेगा। अगर E1 वेक्टर की बात की जाए तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 आर नॉट हो गया, और ये प्लस का आई कैप, और ये मेरे पास कितना हो गया प्लस लेमडा बाई ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और माइनस का आई। अगर इसको देखें तो हमें लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ किसको, आर नॉट को, अगर मैं कॉमन सॉरी आर नॉट दो बार लिख दिया क्या मैं, ये आर नॉट नहीं ये आर है ना, आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे 2 आर के इक्वल, ठीक है, वो चीज थी। तो ये मेरे पास कितना हो गई आर ऑफ कैसा हो गया कॉमन हो, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 1 बाई ऑफ 2, और ये मेरे पास माइनस ऑफ कितना हो गया 1। ठीक, ऐसा। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये वैल्यू एक्चुअल में मुझे कैसे देखने को मिलेगी अगर आप देखिए तो इस चीज को अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिल सकता है कि 1/2 ऑफ मेरे पास कैसा है, ये प्लस में, और ये किस में है मेरे पास माइनस में, लेकिन क्वेश्चंस पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ये आई कैप है। कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ सिंपल से यहाँ पर देख लेंगे लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा, जहां से हमें ये पता चलेगा कि लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया आर। तो अगर ये चीज हुआ तो मेरे पास ये कितना हुआ डी ऑफ ऑप्शंस मेरे पास लेमडा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ये लेमडा हुआ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस आई कैप हमारे पास डायरेक्शन ये दिखा रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी बस। अब क्वेश्चंस पे कहीं पर भी आपके आई कैप जे कैप नहीं दिया, इसलिए हमारे पास उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा डी है। अगर क्वेश्चंस पे डायरेक्शन भी दिया होता तो गारंटी हम लोग इसी को टिक कर सकते थे। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि टू कंसेंट्रिक, एक सेकंड, आपको हो सकता है ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटा लग रहा हो, मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम कर लिया, अब आपको इजिली ये रीडेबल हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, टू कंसेंट्रिक रिंग वन ऑफ रेडियस कैपिटल आर and total charges plus q, and the second of radius 2r and the total charges q lie in xy plane। कैसा है xy plane पे दो रिंग्स ऑफ मेरे पास एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा है दोनों का सेंटर कॉमन है। ठीक, that is z is equal to 0 plane, the common center of ring lie at the origin and the common axis coincide with z axis। ठीक है, मतलब दोनों का जो सेंटर है वो मेरे पास कहाँ पे ऐसा ओरिजिन पॉइंट पे लाई कर रहा है, और ये दोनों की कॉमन एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जेड एक्सिस जीरो, मतलब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। अब जो ये अंदर साइड 2r का टोटल चार्ज सिर्फ क्यू मेंशन किया है, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन। ठीक है, अब अगर आपके पास मेंशन है तो आपको ये मालूम है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी तो एक्चुअल में ड्यू टू ऑफ बोथ ऑफ चार्जेस मेरे पास नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिल रही है, मतलब दोनों इक्वल और कैसा अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑफ डिस्टेंस होगी जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी। ठीक, तो एक्चुअल में E1 वेक्टर प्लस ऑफ E2 वेक्टर की वैल्यू का समेशन दोनों के लिए कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर E1 की बात की जाए तो E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसे फर्स्ट ऑफ ले लेता हूं और इसे सेकंड लिख लेता हूं। ठीक है, और इसके चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, यहाँ से एजम्पशंस कर लेता हूं कि ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी डिस्टेंस है, z डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, एजम्पशंस कर लेता हूं कि z डिस्टेंस पे है।
तो मेरे पास कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस ऑफ रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर पावर में 3/2 और यहाँ पे जेड हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑफ स्टेप में चलते हैं, तो जहां पे मेरे पास प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास ये क्यू हुआ, बट अब वो डिस्टेंस मेरे पास जेड इसके लिए भी है और जेड इसके लिए भी है, दोनों के लिए डिस्टेंस कैसा हम कंसीडर करेंगे सेम कंसीडर करें, बट इसका चार्ज पॉजिटिव नहीं, अब कितना है हमारे पास निगेटिव है और इसकी वैल्यू जो होगी वो जेड स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय ऑफ जेड और ये कितना हुआ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय ऑफ जेड और ये कितना हुआ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, बट होल्ड करो, आप दोनों के लिए तो सेम लिख के बैठ गए ना, आपके पास दोनों अमाउंट सेम थोड़ी है। एक्चुअल में सेकेंड पार्टिकल में जो चार्ज है वो चेंज है, पहला तो चार्जेस कितना होगा माइनस स्क्वायर रूट 8 क्यू हुआ, ठीक है, और ये जेड अभी भी पूरा सही नहीं है। अभी आप नोटिस करो इसकी रेडियस आपके पास सेकेंड पार्टिकल्स की चेंज है, ये रेडियस कितनी है 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर और ये कितना हुआ 4r स्क्वायर इसकी पावर में 3/2 और इसमें भी कितना है 3/2 है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास वैल्यूएशंस जो देखने को मिलेगा, ये वैल्यूएशंस कितनी हो गई, ये माइनस से सेकंड साइड जा रहा है तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट 8 क्यू जेड, क्यू और क्यू कैंसिल, जेड और जेड कैंसिल। अब देखो अब ये एक्चुअल में कितना वो 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर में 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 और ये कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4r स्क्वायर की पावर में 3/2। ठीक, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट अगर मैं यहाँ से कैसा कर रहा हूँ कि इसको सेकेंड साइड ऑफ भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको साइड सेकेंड साइड भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप सिंपल सा कहो कि आप इसको दूसरे साइड लेके जाओ तो आपको ये दिखेगा जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4r स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर और ये पूरा टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये पूरा टर्म्स 2/3 आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये कितना दिखेगा ये जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर कितना, अब बस आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4r स्क्वायर एक्चुअल में कितना हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब अगर ये क्यूब दिख रहा होगा तो ये एक्चुअल में अब मेरे पास कितना है ये 8 की पावर में 1/2 इंटू कितना हो गया 2/3, तो आप देखो ये कैंसिल आउट होगा और 8 की पावर में 1/3 मतलब आप इसे 2 लिख सकते हो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इंटू ऑफ कितना हो गया ये आपके पास जेड स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो गया आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस ऑफ 2r स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये जेड स्क्वायर, तो जहां से जेड की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट 2r के इक्वल होगी, मतलब जेड एक्सिस में जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर रूट 2r होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 12th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन ए an initially long wire is kept along z axis from z is equal to minus infinite to z is equal to plus infinite having uniform linear charge density उसकी कितनी है, मतलब लेमडा की वैल्यू क्वेश्चंस पे मेंशन है 10/9 न्यूटन है, कितना है कूलाम पर मीटर है, नैनो कूलाम पर मीटर एक्चुअल में है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विल बी, कितना होगा ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी भाषा में आप समझो कि आपके पास ऐसा एक जेड एक्सिस में वायर, ठीक, एक इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और एक इसी डायरेक्शन में वो वाई एक्सिस कंसीडर किया, कोई बात नहीं। अगर मेरे पास ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन, तो आप ये जानो कि अगर आपके पास वायर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है इनफाइनाइट लेंथ की बात,
तो आप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में चाहे जहां पर भी चले जाओ, हर पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ कैसी होंगी, सेम होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो मुझे इस जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे जाने पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इधर अगर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा तो मुझे ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कंसीडर करना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिफाइन करेगा। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है, यहाँ से अगर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस की बात की जाए, यहाँ से एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस वो कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो अगर ये ऐसा है, मेरे पास ये समझने की कोशिश करो, ये एक्स एक्सिस है तो इधर 6 है। ठीक, अब मुझे यहाँ पर से ऐसे जाना है, तो ये कितना है मेरे पास, 6 है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन 8 है। तो मुझे एक्चुअल में ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी, मतलब ये डिस्टेंस मेजर करनी है मुझे। तो ये 6 हुआ, और ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे पास जाने पे ये कितना हुआ, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हुआ, और रिजल्टेंट डिस्टेंस यहाँ से ये फाइंड करना है मुझे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसकी वैल्यू आर नोट है। और अगर इस आर नोट की वैल्यू को अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक दूसरे पे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ये वाली लाइन को, ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन है वो इस तरह से, ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर और ये कौन सा सेंटीमीटर, 8 है, और वायर इस तरह से। तो ये सब ये दोनों एक दूसरे के कैसा है, ये एक्स और ये वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप देखोगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, मतलब वो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 10। तो आर नोट की जो वैल्यू वो कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आर नोट की वैल्यू मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ड्यू टू ऑफ ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से अगर किसी भी ऑफ पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो सभी पॉइंट उसको इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू ऑफ एट इनफाइनाइट वायर एट मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता है वो सिर्फ इसी डायरेक्शन पे दिख रहा होगा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू 10 द पावर ऑफ -2 ये मीटर में हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो लेमडा, वो हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 द पावर ऑफ 9। तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 2 का डिवीजन कर दिया, तो ये 10 इंटू 10 द पावर ऑफ -2 हो गया। अब बस मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2 लेमडा की वैल्यू है 10/9 इंटू 10 द पावर ऑफ 9 माइनस, ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 द पावर ऑफ 9, और डिवीजन में जो देखने को मिलेगा वो 10 इंटू 10 द पावर ऑफ -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 10 द पावर -9 और ये +9 कैंसिल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो ये आपके पास यहाँ से ये 10 और ये 10 भी कैंसिल, तो ये 2 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 द पावर ऑफ 2 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, इस डायरेक्शन पे है मेरे पास, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास एक्चुअल में कितना है, 200 है। ठीक, तो अगर आप जानते हो कि आपके पास वन साइड ऑफ 6 है और वन साइड ऑफ 8 है, तो ये एंगल अगर आपके पास 10 है तो आपके पास ये एंगल कितना होता है, ये एंगल आपके पास 53 होता है। अगर आपको भूल रहा है तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको मालूम है अगर ये 53 डिग्री है तो ये 5 है, ये 3 है, 4, बस 2 2 से तो हर साइड मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर से कि ई वेक्टर की दो वैल्यूएशन आएगी, एक ई एक्स आई कैप आएगा, या जिसे मैं कितना कह सकता हूँ, ई कॉस 53 कितना हो गया, ई कॉस 53 आई कैप प्लस ई साइन 53 जे कैप। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ई वेक्टर में ई की जो वैल्यू है 200, कॉस 53 मतलब मेरे पास कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 6/10 आई कैप प्लस हो, क्योंकि आंसर ही आई कैप जे कैप में है ना। नेक्स्ट स्टेप में 200 इंटू साइन 53 मतलब 8/10 और ये जे कैप, ये 0 0 कैंसिल और ये 0 और 0 कैंसिल, मतलब कितना हो गया, 120 आई कैप प्लस कितना हो गया, 160 जे कैप। तो मेरे पास देखिए के कैप में तो कोई कंपोनेंट था ही नहीं, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल। मुझे यही दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया,
डी करेक्ट होगा। तो 13 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, तो अलग अलग वीडियो बनाने से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है ना, एक सिंगल ऑफ क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाना फिर नहीं उतना बढ़िया, ठीक है। आप 2 बार जाओगे, 2 बार टाइम खराब करोगे, इससे बढ़िया एक ही बार देखो बस, सिंपल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB are placed at some separation on positive axis at point x is equal to x axis at point xa comma 0 and xb comma 0 given that QA का जो मैग्नीट्यूड है वो QB के मैग्नीट्यूड से कैसा है, ज्यादा, एंड XB की जो डिस्टेंस वो XA से कैसा है, ज्यादा। इफ नल पॉइंट इज द पॉइंट where the net electric field due to both of the charges या both the charges is 0, then if both QA and QB are positive, null point lie at the sum point XA is XA greater than of X but less than of XB। तो क्वेश्चंस पे मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे पास एक पोजीशन ऑफ XA है, यहाँ पे एक चार्ज QA है, और एक पोजीशन ऑफ कौन सा है, XB है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन सा है, XB, ठीक है। ये मेरे पास चार्ज X। क्वेश्चंस के पहले ही फॉर्मेट में ये मेंशन किया है कि QA का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है हमारे पास, QB, ठीक। और ये भी मेंशन किया है कि XA की जो वैल्यू है डिस्टेंस वो लेस देन ऑफ XB है, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ QA एंड QB आर पॉजिटिव, नल पॉइंट लाई एट द सम पॉइंट। मेरे पास नल पॉइंट जो वेरी कर रहा है वो XA से ज्यादा बट XB से कम, मतलब ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि दोनों के बीच में कहीं पर लाई कर। तो आपको मालूम है कि अगर बोथ ऑफ चार्जेस पॉजिटिव है, अगर बोथ ऑफ चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो नल पॉइंट उनके मिड ऑफ कहीं पर मेरे पास फाइंड होता है। अब अगर क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, QA और QB पॉजिटिव है, ये एकदम कंफर्म बात है कि मेरे पास नल पॉइंट या जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी वो मिड ऑफ कहीं पर मिल रहा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ QA एंड QB आर इफ QA is positive and QB is negative, मतलब QA जो है वो पॉजिटिव है और QB जो है वो नेगेटिव। नल पॉइंट लाई एट सम पॉइंट x is less than of x, ठीक। तो आपको मालूम है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव ऑफ चार्जेस है तो नल पॉइंट ये दोनों के मिड ऑफ सेक्शंस पे तो नहीं मिल सकते। अब मिड में नहीं मिलेगा तो कहां पर मिलेगा, अब इस वाली कंडीशन पे जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी उसी की कैसा मिलेगा, मेरे पास साइड में मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूं कि QA और QB में QA का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस साइड हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, नल पॉइंट की डायरेक्शन इधर होगी। तो मतलब ये ऑप्शन कैसा होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि सेकेंड कंडीशंस पे जो नल पॉइंट होगा वो ग्रेटर देन ऑफ XB होगा, ठीक। तो चलिए ये नहीं हो सकता करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड जो क्या बोल रहा है, इफ QA इज पॉजिटिव एंड QB इज नेगेटिव, null point lie at the some point x is greater than of XB, ये कंफर्म, ठीक है। तो ये थर्ड तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये एक्चुअल में थर्ड का ही तो आंसर है। अब ये बैलेंस करना, देखिए ये दोनों में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है क्योंकि सेम चीज बस दो अलग-अलग फॉर्मेट में पूछा है। अब अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ QA इज नेगेटिव एंड QB इज पॉजिटिव, null point lie at the some point x is greater than of XB। चाहे जो भी हो, मेरे पास कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, हमेशा नल पॉइंट किसके पास ऑफ दिखेगा, हमेशा जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होगी। तो QA के नेगेटिव हो जाने से QB के पॉजिटिव हो जाने से मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑप्शन से पहले ही वो क्वेश्चन में गिवन है, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। अगर ये चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है कि QA नेगेटिव है, भले ऐसा हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अभी भी ज्यादा है, मतलब ये कंफर्म है जो x की वैल्यू हो मेरे पास कैसी होगी, ग्रेटर देन ऑफ XB होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी। तो इसके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, A, C और कौन सा, डी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।